क्या होती है। तो वो जय प्रकरण जिसमें शरीर में जो हुए उपापचयी क्रियाओं से जो बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन के लिए जो अंग जिम्मेदार है उसको उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया में कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं जो हानिकारक है और शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। छोटे जीव जैसे अमीबा वगैरह में क्या होता है कि उनके शरीर के सतह से ही हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाता है, लेकिन बड़े जीवों में उसके लिए एक विशेष अंग और अंग तंतु की आवश्यकता होती है। जब हम मानव में देखें तो मानव में जो है उत्सर्जन तंत्र है उसके मुख्यतः 3 घटक हैं। पहला वृक्क, एक जोड़ी वृक्क बायां और दायां, ये बीन्स के शेप का मौजूद होता है, ये वृक्क है। दूसरा वृक्क से निकला हुआ नली जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, और फिर मूत्राशय जिसमें कुछ देर तक मूत्र एकत्र होता है और उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ इस किडनी के पास हमारा महाधमनी और महाशिरा आता है, जिससे कि वो रक्त को इस किडनी में साफ होने के लिए ले जाता है। किडनी क्या करता है, वृक्क उस रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ को छान लेता है जिसे हम यूरिया भी कहते हैं, और वही नाइट्रोजनी पदार्थ का छन के हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकलना, हम लोग उसको यूरिन कहते हैं, मूत्र का बनना, और ये मूत्र का निर्माण होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे वृक्क में ये मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, कि वृक्क में मूत्र के निर्माण की क्या विधि है और वह किस प्रकार होता है। जब हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की बात किए तो उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग था वृक्क, दोनों किडनी, लेकिन यह वृक्क की इकाई होती है वृक्काणु, यानी हमारा वृक्क जो है लाखों वृक्काणु से मिलकर बना है। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है, यानी रक्त छानने का मुख्यतः काम जो है वो इस वृक्काणु के द्वारा संपन्न होता है। अब वो कैसे होता है वो देखिए। इस वृक्काणु के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला, इसकी प्याली नुमा संरचना जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं, और इस बोमेन संपुट में जो आने वाली जो धमनी मोटी होती है और अंदर एक जाल का निर्माण करती है, और इस जो धमनी की जो जाल है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। और ये जो निकलने वाली जो अपवाही धमनी है उसका जो व्यास है वो कम होता है, यानी वो पतली होती है। अब क्या होता है कि आने वाली रक्त तो अधिक और उससे निकलने वाली रक्त जो है कम उसको जगह मिला, तो यहाँ पर एक रक्त का दाब उत्पन्न होता है, और उस दाब से क्या होता है, रक्त में जो भी उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जो वर्ज्य पदार्थ हैं, वो इस बोमेन संपुट में छन जाते हैं और हमारा शुद्ध अपवाही धमनी के द्वारा निकल जाता है। अब ये जो है रक्त जो है छना हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं, ये हमारे इस नलिका में आगे चलता है और ये कुंडली नलिका से होते हुए एक कुंडलित नलिका में जाता है जिसको हेनले का लूप कहते हैं। अब इस हेनले के लूप में क्या होता है कि जब यहाँ रक्त छना तो रक्त के साथ सभी हानिकारक पदार्थ ही नहीं सिर्फ छनते हैं, बल्कि कुछ उपयोगी पदार्थ, अतिरिक्त जल, सोडियम आयन वगैरह छन जाता है। तो ये हेनले का लूप क्या करता है कि वापस इसके दीवारों के द्वारा उस अतिरिक्त जल का, सोडियम का अवशोषण हो जाता है, और ये जो मूत्र है ये हमारे
संग्राहक नलिका में एकत्र हो जाती है। इस तरह से जो हमारे वृक्क में लाखों वृक्काणु है, सब अपना छानने का कार्य करते हैं और सारा जो मूत्र है संग्राहक नलिका में एकत्र होता है और संग्राहक नलिका से फिर वो मूत्र नलिका में और वो मूत्राशय में एकत्र होकर बाहर की ओर निकल जाता है। हमारे जो निष्कासित पदार्थ हैं उसमें मुख्यतः जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है यूरिया, जो कि ये लिक्विड रूप में होता है। और ये मूत्राशय हमारा एक अत्यधिक पेशीय अंग है, यानी और उस पेशीय अंग का संतुलन हमारे मस्तिष्क से होता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो मस्तिष्क उसका कमांड करता है कि मूत्र का मोचन बाहर की ओर हो। अब देखिए, अगर कहते हैं कि किसी का किडनी खराब हो गया, तो किडनी खराब होने का अर्थ हुआ उसके जो वृक्काणु है वो काम करना बंद कर दिए। अब उस वृक्काणु के काम कर देने से, बंद कर देने से अब रक्त को छानना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर रक्त नहीं छने तो नाइट्रोजनी पदार्थ अगर हमारे इसमें एकत्र होते जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसको उस स्थिति में कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है, अपोहन या डायलिसिस। उसमें क्या किया जाता है, हमारे रक्त को बाहर निकाला जाता है शरीर के बाहर और उसको एक ऐसे माध्यम में प्रवेश कराया जाता है, अपोहनीय माध्यम में, जिस माध्यम में फिर पुनः क्या होता है, रक्त में जो उपस्थित, अगर इसमें रक्त को प्रवेश कराया गया तो रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ यहाँ पर खींच लिए जाते हैं, इस माध्यम के द्वारा खींच लिए जाते हैं और हमारा रक्त क्या है, वो शुद्ध हो जाता है और पुनः उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी या अपोहन कहते हैं। अब है, हम जानते हैं कि बहुत सारे अंग हमारे जो हैं हम दूसरे को दान कर सकते हैं। ऐसे तो मुख्यतः मृत्यु के बाद अंग को दान किया जाता है, लेकिन अंग दे दिया जाता है जो किसी के काम आए, जैसे किडनी भी ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति में ताकि वो उसमें कार्य कर सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से उसका शिथिल हो गया लेकिन जीवित है, तो उस परिस्थिति में भी उसके अंगदान की प्रक्रिया होती है। तो ये है हमारा उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। तो हम देख पा रहे हैं कि मानव में उत्सर्जन का कार्य हमारा कुछ फेफड़ा भी कर रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे रहा है। हमारा किडनी जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ यानी मूत्र को बाहर निकाल रहा है, मूत्र को छानने का कार्य कर रहा है। इस तरह से अब चलते हैं कि पादप में उत्सर्जन की क्रियाएं कैसी होती है। क्या पादप में कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है या उसमें उत्सर्जन होता ही नहीं है? पादपों में उत्सर्जन होता है, परंतु उसके लिए उसमें कोई विशेष अंग नहीं होते। पादप में मुख्यतः उसके जो ऑक्सीजन है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अतिरिक्त जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। पादप के जो पत्ते हैं जो गिरते हैं, वो अपने साथ साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ को पादप के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद उसमें जो पुरानी जाइलम है उसमें भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। पादपों में जो पाया जाने वाला गोंद है, रेजिन है, वो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पौधे से निकलता है। इसके साथ ही साथ जो जड़ है वो अपने कुछ पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको वो मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पौधों में कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए, बल्कि सभी अंग कुछ कुछ पदार्थों का निष्कासन करके
पादप से उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मनुष्य में उत्सर्जन और संवहन कैसे होता है। संवहन के लिए हमारे पास थे हृदय, रक्तवाहिकाएं जो 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है या ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। शिरा अशुद्ध रक्त या भी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है। रक्त जो कि 3 पदार्थ से बना है। रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त केशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। डब्ल्यूबीसी रक्त में मौजूद पदार्थों को मारने का काम करता है। जो जीवाणु विषाणु बाहर से आते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। इस तरह से वह हमारे शरीर का सैनिक है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हमारा हृदय एक अत्यंत पेशीय अंग है और रक्त को पंप करने का कार्य यह करता है। हृदय 4 के 4 कोष्ठ हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। जब हृदय रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजता है और फेफड़े से शुद्ध होकर रक्त पुनः हृदय में आता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह से जब पौधे की वहन तंत्र की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम उसके 2 संवहन उत्तक हैं। जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। और जो वाष्पोत्सर्जन पौधे अपने द्वारा लिए गए जल का कुछ भाग को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसी तरह से जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ को भी बाहर निकालना आवश्यक होता है, जो कार्य हमारा उत्सर्जन तंत्र करता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग, मुख्य अंग है 2 वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यह वृक्क की क्रियात्मक इकाई हमारी है वृक्काणु, और इस वृक्काणु के द्वारा ही रक्त छन के मूत्र का निर्माण होता है। यह मूत्र संग्राहक नलिका में एकत्र होती है और सभी विक्राणु से छनकर जो मूत्र संग्राहक नलिका में आती है, फिर वह शरीर से बाहर हमारे मूत्राशय और मूत्रद्वार से निकल जाती है। पौधे में कोई उत्सर्जन का विशेष अंग नहीं होता, बल्कि वह अपने गोंद, रेजिन, पत्ते और पुराने जाइलम में अपने वर्ज्य पदार्थों को निकालते हैं या एकत्र